ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना में आयोजित बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी करेंगे लोकार्पण। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस संदेश को खारिज किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती नहीं होगी। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा जंगल से सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने 50 आईईडी बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। और पूर्वा तथा दक्षिण पूर्वा हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। अगले 7 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना दौरे पर आ रहे हैं। श्री मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार विधानसभा परिसर में किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। लगभग 1 घंटे की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनेंगे। श्री मोदी सबसे पहले बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद श्री मोदी 100 औषधीय पौधे वाले एक उद्यान का शताब्दी स्मृति उद्यान के रूप में नामकरण करेंगे और कल्पतरु का एक शिशु पौधा लगाएंगे। श्री मोदी विधानसभा संग्रहालय और अतिथि गृह की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बिहार की विधायी यात्रा पर एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। इस पुस्तक में विधानसभा के पहले सत्र से लेकर 17वें सत्र तक की दास्तान है। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। इधर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा परिसर और एयरपोर्ट के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जुटी एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। एसपीजी की टीम ने विधानसभा और एयरपोर्ट के रास्ते की सुरक्षा का जायजा लिया। पटना जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर राजधानी की कई सड़कों पर कल आवागमन में बदलाव किया है। हार्डिंग रोड समेत 10 सड़कों पर कल दिन में 4 बजे से वाहन नहीं चलेंगे। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रख रहे हैं। यात्रा को लेकर 250 दंडाधिकारी, 300 पुलिस पदाधिकारी और 800 पुलिसकर्मियों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। 9,500 किलोग्राम कांसे से बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के ऊपर लगाया गया है। श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से भी बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में कई रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, उद्योग, अकादमी, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। श्री सिंह नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को बढ़ावा देने के कई कदम उठाए गए हैं। आर्टिफिशियल वस्तुओं के निर्माण की क्षमता इंडियन सिविलाइजेशन के विकास का एक प्रमुख कारण भी रही है। प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि के लिए यंत्रों का विकास किया जो कि आर्टिफिशियल था। परिवहन के लिए जो व्हील्स होती हैं, पहिए, इनका विकास किया, वह भी आर्टिफिशियल था। इस प्रकार की कई इन्वेंशंस हुए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की दवाएं हैं, कार है, हवाई जहाज है और इसी तरह की बहुत सारे अन्य मशीनें भी हैं जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की और सारी की सारी लगभग आर्टिफिशियल ही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव और रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा में 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पाद और प्रौद्योगिकी की शुरूआत की गई है।
साथियों, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब तक जहां युद्धों में मानव की पूरी भागीदारी होती रही है, वहीं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से ऐसे नए ऑटोनमस वेपन्स और सिस्टम्स का विकास हो चुका है जो ह्यूमन कंट्रोल के बिना भी अपना लक्ष्य भेदने में और दुश्मन के इस्टेब्लिशमेंट्स को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मिलिट्री डिवाइसेस बड़ी मात्रा में डाटा को इफिशिएंटली संभालने में भी सक्षम है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग में बहुत ही सहायक भी सिद्ध हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 75 उत्पादों की शुरुआत के अलावा अन्य 100 उत्पादों को भी विकसित करने के लिए विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अमरनाथ यात्रा आज सुबह से फिर शुरू कर दी गई है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को अभी पहलगाम के रास्ते ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। बालतल मार्ग से यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों पर उपलब्ध है। इस बीच अमरनाथ गुफा के निकट बचाव कार्य जारी है। मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा रहा है। सेना भी रास्ते की मरम्मत में लगी है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस संदेश को खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती नहीं होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य बलों में भर्ती नहीं की जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस वीडियो को पूरी तरह गलत बताया है। पीआईबी ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य बलों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्रों से ऐसे मैसेज से गुमराह नहीं होने की अपील की गई है। वहीं एक अन्य ट्वीट में पीआईबी ने उस खबर का भी खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों को 5 लाख लैपटॉप मुफ्त में देगा। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा जंगल से सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने 50 आईईडी बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि आईईडी के साथ साथ 20 जिलेटिन रॉड, बैटरी पाइप और अन्य विस्फोटक जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बंकर से भारी मात्रा में राशन सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि जंगल में नक्सलियों के एकजुट होने की सूचना थी, जिसके बाद सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी चित्तूर शंकरन नायर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1857 को पलक्कड़ जिले में हुआ था। पेशे से वकील नायर ने 1897 में मद्रास में पहले प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसी वर्ष अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान नायर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। नायर ने विदेशी शासन में सुधारों का आह्वान किया और भारत के लिए स्वशासन की मांग की। नायर 1900 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1908 में वो मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बने और 1915 तक इस पद पर रहे। वे 1915 में वायसरॉय की परिषद के सदस्य बने। 1919 में सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर डिस्पैच में असहमति के 2 प्रसिद्ध सूत्र लिखे, जिनमें भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न दोषों की ओर इशारा किया और सुधारों का सुझाव दिया। किसी भारतीय के लिए इस तरह की आलोचना करना और इस तरह की मांग करना उन दिनों अविश्वसनीय था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। नायर 1928 में साइमन कमीशन के आगमन पर गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बने। समिति ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हुए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। जब भारत के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा देने वाली वाइस रीगल घोषणा की गई, तो नायर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया।
नायक देशभक्त थे जिन्होंने 24 अप्रैल 1934 को मृत्यु तक लोगों के कल्याण के लिए काम किया। महान भारतीय को नमन। पूर्वा और दक्षिण पूर्वा हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। अगले 7 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में किसी प्रकार का कोई सिस्टम विकसित नहीं हो रहा है, जिसके चलते राज्य में मानसून पूरी तरह कमजोर पड़ गया है। मौसम वैज्ञानिक कामनी कुमारी ने बताया कि स्थानीय कारकों के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अभी भी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह स्वतः से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसकी गति लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मानसून ट्रफ रेखा जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड, बलनगिर, उड़ीसा समुद्र तट पर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है, जो समुद्र तल पर 1.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भाग, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पूर्व भागों का मौसम शुष्क एवं उमस भरा रहने की संभावना है। इधर आज 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीतामढ़ी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले 15 दिन में 3 गुने तक बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में 2103 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें सबसे अधिक 1169 मामले पटना से हैं। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.3% हो गई है। प्रदेश में अब तक 13,84,82,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,25,31,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 45,59,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। मधेपुरा नगर थाना क्षेत्र स्थित SBI रोड में अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हथियार के बल पर 16 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र अंतर्गत सहसोल मुख्य पथ पर अपराधियों ने हथियार के बल पर एक CSP संचालक से 2 लाख रुपए लूट लिए। मधुबनी जिले के महुआही के पास NH57 पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि टायर फटने के बाद एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में मरने वाले लोग अररिया और दरभंगा जिले के रहने वाले थे। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के शेखपुरा जमुई पथ पर चेवाड़ा के पास सड़क दुर्घटना में एक दंपत्ति की मृत्यु हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के टिकुलिया नहर के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल से 4 गोली और 6 खोखा बरामद किए गए हैं। बेगूसराय जिले के फुलवरिया से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। सीवान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल की ओर से आज एकता दौड़ का आयोजन किया गया। एकता दौड़ में RPF के अधिकारी और जवान शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना में आयोजित बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी करेंगे लोकार्पण। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस संदेश को खारिज किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती नहीं होगी। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा जंगल से CRPF और कोबरा बटालियन के जवानों ने 50 IED बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। और पूर्वा तथा दक्षिण पूर्व हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। अगले 7 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।